थैंक्स गॉड। गाड़ी एक पुरसुकून सड़क पर खड़ी करते जरिश ने अपने आसाब को नॉर्मल करना चाहा था। फिर आंखें खोलकर नवेरा को देखा। वो लब भींचे जर्द चेहरा लिए गुमसुम सी बैठी थी। जरिश ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। जरिश, वो हमारा पीछा कर रहा होगा। वो ऐसे नहीं छोड़ने वाला। उसने मुझे पहचान लिया था। तुमने देखा वो कैसे गाड़ी के पीछे भागा था। वो अभी तक खौफजदा थी। जरिश ने तसल्ली भरे अंदाज में नवेरा का हाथ दबाते इर्द गिर्द देखा। न जाने वो कौन सी जगह थी। अभी तो उसे चंद एक सड़कों के अलावा यहाँ का ठीक से कुछ अंदाजा भी न था। नवीरा को यूं ही घर में गुमसुम हर वक्त बैठे देखकर वो आज यूनिवर्सिटी के बाद अचानक उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले आई थी। बेकरी से खाने पीने को कुछ लिया था जब अचानक नवीरा चल्ला उठी थी। शारिक, जरीस वो शारिक है। वो इधर ही आ रहा है। उसने हमें देख लिया है। जल्दी करो, गाड़ी चलाओ। और उसने बौखलाकर पहले तेजी से अपनी तरफ आते एक मर्द को देखा था और फिर बदहवासी से गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। वो तो शुक्र था कि उसने गाड़ी बुकलाहट में कहीं मारी न थी और इसी बदहवासी में उसने गाड़ी रश का फायदा उठाकर मेन रोड पर ही रखने के बजाय किसी अंदरूनी सड़क में घुसा ली थी। और अब वो अंदाजा लगा रही थी कि किस तरफ से वापस मेन रोड की तरफ निकले। वो वापस उसी रास्ते से जाने का रिस्क तो नहीं ले सकती थी। अच्छा, अब इसमें से कुछ लेकर खाएं पिएं। परेशान होने की जरूरत नहीं। जब इतना बड़ा फैसला करके मुतमईन है तो इन छोटी मोटी बातों से घबराने से आपका हौसला कम होगा। इसी शहर में रहते हुए न जाने कितनी बार आपका उन लोगों से सामना होगा, और इस सूरत में कि सिर्फ इलाके का ही जरा सा डिफरेंस है। शॉपर में से बर्गर और जूस का पैक निकालकर उसे थमाते उसने भरपूर तसल्ली दी तो सिर्फ सर हिला गए। चंद एक लोगों से पूछने पर उसे दुरुस्त रास्ते की निशानदेही हो जाने पर बड़ी तेज रफ्तारी से वो घर पहुंची थी। सुमान रात गुजार कर चला गया था। उसे वो काफी परेशान लगा था। उसने चंद बार पूछा भी तो सुमान टाल गया। नवेरा घर आने के बाद भी गुमसुम थी। जरिश ने उसे छेड़ना मुनासिब न समझा था। कितने दिन हो गए थे मामा से तफसीली बात नहीं हुई थी। सिर्फ चंद एक बात ही हो पाई थी। मुलाजमा को खाना तैयार करने का कहकर उसने घर कॉल की थी और उधर से मामा ने तफसीली अंदाज में जो कुछ बताया था उसे सुनकर वो कई पल तक शशोपंच में घिरी रही थी। मामा उसे सुमान के घर के बारे में पूरी तफसील से बता रही थी। वो हैरान थी। ताहिरा बेगम बदल जाए नामुमकिन, मगर मामा की बातों पर उसे ताज्जुब हो रहा था। जरिश अच्छी खासी उलझ चुकी थी। मामा के घर से भी कोई उनकी आदत को नहीं गया था। ताहम पुप्पो के यहाँ से सभी रात जाकर उनका हाल अहवाल पूछ आए थे। जरिश को बड़ा दुख सा हुआ। सुमान रात गुजार कर गया था। वो परेशान था। उसने कई बार परेशानी का सबब भी पूछा था, मगर सुमान ने हर बार टाल दिया था। जरिश को रह रहकर एहसास हो रहा था कि सुमान के अंदाज में वो पहली वाली गर्मजोशी इस बार मफकूद थी। उसके अंदाज अजीब सी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी थी। तो उसने सुमान का नंबर मिला लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जरिश? ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। वो चुप होकर सोचने लगी कि अब क्या बात करे। फर्क कैसी है? तबीयत ठीक हुई उसकी? हाँ, बेहतर है वो। सुमान का वही संजीदा अंदाज था। वो चुप सी रह गई कि अब क्या पूछे। आपने कल कराची पहुंचकर कॉल नहीं की थी। मैं परेशान हो रही थी। अच्छा। दूसरी तरफ सुमान हंस दिया। वो समझ ना सकी कि यह अंदाज तंजिया है या फिर बस आते ही कुछ मसरूफ हो गया था, फिर जहन से निकल गया। फिर वही वक्फा दरमियान में दर आया था। बड़ा तकलीफ दे दौरानिया था। जरिश को लगा उसके अंदर से जैसे कुछ टूट गया हो। यूनिवर्सिटी गई? स्टडी ठीक हो रही है? उसकी तरफ से खामोशी महसूस करते सुमान ने खुद ही पूछा था। जी, स्टडी ठीक है। एक प्रोफेसर चेंज हो गए हैं। शायद एक दो दिन में उनकी जगह कोई नए प्रोफेसर आए। उसने खुद को बहाल किया। अच्छी बात है। किसी किस्म का कोई मसला हो तो अमजद से कह देना, वो हैंडल कर लेगा। और हाँ, खुद से गाड़ी लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अमजद को इसीलिए रखा हुआ है। सुमान की इस ताकीद पर वो कुछ खाइफ सी हो गई। आज ही तो वो गाड़ी लेकर गई थी। ओके जरी, मैं इस वक्त कुछ मसरूफ हूँ, फिर बात होगी। सुमान ने इजाज़त चाही थी। क्या कर रहे थे आप? बस ऑफिशियल कुछ काम है। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। सुमान ने कॉल बंद कर दी थी और वो गुमसुम सी खड़ी रह गई थी। इंतहाई मसरूफियत या फिर बहुत परेशानी में भी सुमान अहमद का रवैया उसके साथ कभी ऐसा ना था, और अब उसको जी भर कर गुस्सा आने लगा। उसे गुस्सा आने लगा कि जब सुमान को परवाह नहीं तो उसे क्या ज़रूरत थी खुद से रब्ता करने की। ताहम सुमान के संजीदा गुमसुम अंदाज ने उसके दिल को बड़ा रंजीदा सा कर दिया था। वो कितनी देर तक इसी पहलू पर सोचती रही थी और अपना दिल जराती रही थी। वो अपनी ही उलझन में उलझे नवेरा की परेशानी को फरामोश कर गई थी, और खाने की टेबल पर नवेरा को देखकर वो चौंकी थी। सुर्ख चेहरा लिए वो चुपचाप सी थी। नवेरा आपी, क्या आप रोती रही हैं? वो मुतफक्कर सी थी। हाँ, बस अम्मा और घर वालों का ख्याल आ गया। खुदा की कसम, अगर ज़िंदगी में ज़रा सी भी गुंजाइश होती तो ऐसा कदम कभी ना उठाती। सारा जुमान कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा।
उसने आहिस्तगी से उसका हाथ थाम लिया। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने घर कॉल कर लें, अपनी अम्मा की तबीयत दरियाफ्त कर लें, उससे मशवरा दिया था। नहीं, इस तरह तो नंबर्स वगैरह का उन्हें पता चल जाएगा, और आजकल फ़ोन के जरिए किसी भी जगह कहीं भी मौजूदगी का पता करवाना कौन सा मुश्किल काम है। शारिक जुमान यूं ही चुप तो नहीं बैठा होगा। मुझे तलाश करने की उसने हर मुमकिन कोशिश की होगी। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला इंसान नहीं है, इस सूरत में कि मुसब्बी मेरे पास है। ये भी है, मगर आप किसी पीसीओ से भी तो रब्ता कर सकती हैं। कल जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलूंगी तो आप मेरे साथ ही चलिएगा। अमजद को मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। नकाब आप वैसे ही करती हैं, चादर तब्दील कर लें या मेरा कोई स्कार्फ इसका इस्तेमाल कर लें। रास्ते में घर कॉल कर लीजिएगा, इस तरह इलाका और जगह भी तब्दील हो जाएगी। अगर किसी ने नंबर्स के जरिए पता करवाने की कोशिश की भी तो आप तब तक कॉल करके घर पहुंच चुकी होंगी। जरीश का मशवरा ऐसा था कि नवेरा सोचने पर मजबूर हो गई थी। मोसब को घर ही छोड़ जाइएगा, मुलाजमा थोड़ी देर तक संभाल लेगी। नवीरा ने आहिस्तगी से सर हिला दिया था। अम्मा से वो बात करना चाहती थी, एक बार फिर चाहे दोबारा कभी राब्ता न होता, मगर दिल को एक तसल्ली तो देती। वो घर छोड़ तो आई थी, मगर अम्मा का ख्याल मुसलसल दिलो दिमाग को परेशान किए हुए था। जब से नवीरा गई थी घर में एक पुरस्कार से खामोशी छा गई थी। जूं जूं दिन गुजर रहे थे, खालदा बेगम की तबीयत संभलने के बजाय मजीद खराब होती जा रही थी। नबील सारा सारा दिन मारा मारा फिरता था। जहां तक मुमकिन था वो नवेरा की तलाश की मुसलसल कोशिश कर रहा था, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। नबील को रह रह कर अपने गुज़िश्ता रवैयों पर निदामत महसूस हो रही थी। कम अज कम एक भाई होने के नाते उसे नवेरा के एहसासात को समझना चाहिए था। वो शारिक के घर नहीं जाना चाहती थी, वो बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इस मामले में उसे उसका साथ देना चाहिए था। वो बेकसूर थी, मगर अब न जाने कहाँ थी। हर कोई अपने तय मामले को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर ताहाल नाउमीदी की फिजा ही छाई हुई थी। उस वक्त नाश्ते पर नबील और अम्मा की मौजूदगी के बावजूद नबील को घर में सन्नाटे गूंजते महसूस हुए थे। 9 बजे के करीब टेलीफोन की तेज आवाज ने घर के सन्नाटे में इर्तियाज सा पैदा कर दिया था। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। नबीला भाभी को मना करके नबील खुद ही उठ गया था। अस्सलाम वालेकुम। रिसीवर की दूसरी जानब शाइस्ता सी आवाज़ सुनाई दी तो नबील चौंका। जनाना आवाज़ थी, मगर अजनबी। वालेकुम अस्सलाम। नबील ने CLI पर जगमगाते नंबर्स को देखा। अजनबी नंबर था, शायद किसी PCO का। जी, आप कौन? किससे बात करनी है? दूसरी तरफ मर्दाना आवाज़ सुनकर खामोशी छा गई थी, तो नबील को ही टोकना पड़ा। नबीला भाभी, ये आपकी वालदा से। नबील चौंका। मगर आप कौन? आपको बताती हूँ, पहले उनसे तो बात करवा दे। नबील ने उलझ कर नबीला को देखा और वो इधर ही मुतवज्जे थी। इशारे से करीब बुलवा लिया। कोई लड़की है तुमसे, या अम्मा से बात करवाने को कह रही है? नबील के कहने पर उलझते उसने रिसीवर थाम लिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबीला भाभी बात कर रही हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी। अगली आवाज़ ने नबीला को चौंका दिया था। अस्सलाम वालेकुम नबीला भाभी, मैं नवेरा हूँ। अगले ही पल नबीला के हवासों पर गोया बम फटा था। नवेरा? तुम नवेरा हो? उनकी आवाज़ इतनी पुरजोश और ऊंची थी कि वापस जाता नबील एकदम पलटा था, बल्कि अम्मा भी फौरन उठी थी। तुम कहाँ हो? ये क्या किया तुमने? नबील ने फौरन नबीला के हाथों से रिसीवर छीन लिया था। मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छी और खुश हूँ। मैं अम्मा की तरफ से परेशान थी, इसलिए फ़ोन किया है। वो कैसी हैं? नबील भाई कैसे हैं? वो तो बहुत खुश हों कि मैं खुद ही अपना बंदोबस्त कर गई हूँ। और शारिक, उससे मैंने कल देखा था। मगर भाभी, मैं अब वापस नहीं आऊँगी। वो सब मेरे पास है। आप घर वालों और अम्मा का सुनाएं। नबील भाई साकित से खड़े थे। ये वाकई नवेरा की आवाज़ थी, मगर पहले आवाज़ और थी। नवेरा, कहाँ हो तुम? और ये क्या किया तुमने? इख्तिलाफ मुझसे था, मगर घर क्यों छोड़ा? कोई ऐसे भी करता है? दूसरी तरफ 1-2 पल को खामोशी हुई थी। मैंने बहुत अच्छा किया है नबील भाई, मुझे ऐसा बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बात इख्तिलाफ की नहीं, आप मेरी किरदार कशी कर रहे थे, और जो आप चाह रहे थे ऐसा कभी ना होने देती। मैं सारी दुनिया को तो छोड़ सकती हूँ, मगर अपने बेटे को नहीं। और रह गया शारिक, उसके साथ जब रहना ही नहीं था तो फिर उसके हवाले मुसब भी नहीं करना था, जैसा कि आप चाहते थे। अब तो तुमने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया है। सारा खानदान जान चुका है कि तुम घर छोड़कर जा चुकी हो, मगर क्यों? जहां भी हूं इज्जत से हूं। दूसरी तरफ भी तलखी थी। मुझे एड्रेस बताओ, मैं लेने आ रहा हूं। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। नबील ने उसके तल्ख रवैये को नज़रअंदाज करते ज़रा नरमी से कहा था। अब कोई फ़ायदा नहीं, मैंने घर से कदम वापस आने के लिए नहीं उठाया था। अम्मा कैसी हैं, बात कर मैं मेरी उनसे। नबील ने रिसीवर अम्मा को थमा दिया था। नवेरा, वो फ़ौरन बेकरार हुई थी। नबीला ने बाजू का सहारा दिया। नवेरा, मेरे बच्चे, ये क्या कर दिया तुमने? तुम तो मेरी सबसे अक्लमंद बेटी हो, ये क्या हरकत की तुमने? औरत एक बार कदम घर से बाहर निकाल ले तो बात नस्लों तक पहुंच जाती है। कुछ तो सोचा होता, अपनी माँ का ही ख्याल किया होता। अम्मा, बहुत सोच लिया।
جب بات کردار اور انا کی ہوتی ہے تو بعض اوقات عقل سلب ہو جاتی ہے۔ میں کردار اور انا کا جوا تو ہار ہی گئی تھی، اب اولاد بھی ہار جاتی۔ اما میرے پاس تھا ہی کیا؟ مجھے کیا دیا ان رشتوں نے؟ شارق اور نبیل بھائی کی اپنی جنگ شروع ہو گئی تھی، نواز یا رضا سب نے مجھے ہی نشانہ بنایا تھا۔ اما میری بھی برداشت کی ایک حد تھی، میں یہ سب کہاں تک برداشت کرتی؟ وہ بھی دوسری طرف چٹک گئی تھی۔ اچانک نبیل بھائی کے ذہن میں خیال آیا تو انہوں نے فوراً موبائل نکال کر CLI پر روشن نمبر نوٹ کیا تھا۔ اماں کو کہو فون بند نہیں کرنا، نویرہ سے لمبی بات کرے، اسے باتوں میں الجھائے، میں ذرا پتہ کرواتا ہوں کہ یہ کہاں کا نمبر ہے۔ نبیلہ کو ہدایت دیتے نبیل ذرا ہٹ کر کسی سے بات کرنے لگا۔ نویرہ نے اماں سے تقریباً 10 منٹ بات کی تھی، تب تک نبیل نہ جانے کس کس کو کال کرتا رہا، پھر باہر نکل گیا تھا۔ کال ختم ہوئی تو نبیلہ نے اماں کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ بتایا کہ کہاں ہے، کیسی ہے، کس حال میں ہے؟ ہاں کہہ رہی ہے اچھی ہے، اچھے لوگوں میں ہے۔ میں نے تمہارے سامنے ہی کتنی بار پوچھا ہے کہ کس جگہ پر ہے، مگر ٹال گئی۔ اور نبیل کہاں گیا؟ بات کرتے کرتے وہ مسلسل روتی رہی تھی، اپنے چہرے کو صاف کرتے ارد گرد دیکھا۔ پتہ نہیں، فوراً گاڑی نکال کر چلے گئے، CLI پر آنے والے نمبر نوٹ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کسی سے ملنے گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس نمبر سے اندازہ ہو ہی جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ اللہ کرے۔ اماں نے دعا دی۔ 1 گھنٹے تک نبیل واپس نہ آیا تو اماں کو پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آج کل تو بلا وجہ ہی تشویش لاحق ہو جاتی تھی۔ بہو، نبیل کو فون تو کرو، پتہ تو چلے کہاں گیا ہے۔ جی اچھا۔ وہ کچن سمیٹ کر آئی تھیں، اماں کے کہنے پر کال ملائی تھی۔ کہاں ہیں؟ اماں پریشان ہو رہی ہیں، کچھ بتائے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ میں نویرہ کا پتہ کرنے آیا تھا، مگر جس نمبر سے اس نے کال کی ہے وہ تو PCO کا تھا، اور ادھر آیا تو وہ جا چکی ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اسے باتوں میں الجھاؤ، لمبی بات کرنا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ یہاں آئی تھی، کسی گاڑی میں، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، یہ PCO کے مالک نے بتایا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا، ہمارے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ کہاں؟ PCO کا مالک قطعی علم ہے۔ اوہ، نبیلہ کو تعصف ہوا۔ تم سے یا اماں سے اس نے ذکر کیا کہ وہ کہاں ہیں، کن لوگوں میں ہیں؟ باتوں باتوں میں ہی کوئی اشارہ ملا ہو؟ میری آپ کے سامنے ہی جو سلام دعا ہوئی وہی ہے، اماں سے ہی زیادہ بات چیت ہوئی ہے، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اماں کے پوچھے پر بھی ٹال دیا تھا کہ وہ اچھے لوگوں میں ہے، عزت کرتے ہیں اس کی۔ وہ نبیل سے بات ختم کر کے اماں کو سری صورتحال بتا کر پھر سے گھر کے کاموں میں الجھ گئی تھی، جبکہ اماں خاموشی سے آنسو بہاتے زیر لب نہ جانے کیا کیا ورد کرتی رہی تھی۔ اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ زرش کے سامنے ہی ساری بات ہوئی تھی۔ نویرہ گمسم تھی۔ زرش نے بھی قصدن خاموشی اختیار کر لی، اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ امجد نے پہلے زرش کو یونیورسٹی ڈراپ کیا تھا، پھر نویرہ کو واپس گھر لے کر جانا تھا۔ امجد کو زرش نے سارے صورتحال بتا کر اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ یہ معاملہ ان کے درمیان ہی رہے گا، سومان کو علم نہ ہو۔ گاڑی یونیورسٹی سے واپس نکالتے وقت امجد کی ذرا سی غلطی سے گاڑی مخالف سمت سے آتی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ذرا سنبھل کر، احتیاط سے، نویرہ نے ایک دم دہل کر امجد کو سرزش کی تھی۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو تصادم یقینی تھا۔ لیم بی بی جی، غلطی ہو گئی، بس اب خیال رکھنا۔ نویرہ نے سر ہلا کر افسانے کی طرف دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ نواز فاروق دوسری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس نہ ہونے والے تصادم پر اس نے بھی گاڑی ایک دم روکی تھی۔ امجد جلدی سے گاڑی نکالو یہاں سے، جلدی کرو۔ اچانک گھبرا کر وہ چیخی تھی۔ نواز نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جلدی سے سر نیچے کر کے اپنا وجود چھپا گئی تھی۔ سوری صاحب جی، غلطی ہو گئی، امجد کہہ رہا تھا۔ وہ زرش کے کہنے پر اس کا اسکارف اور چادر لیے ہوئی تھی، مگر نواز یہاں کیا کر رہا تھا؟ نواز کا دل لرز رہا تھا۔ نویرہ کا دل لرز رہا تھا۔ امجد نے اس کے کہنے پر گاڑی فوراً وہاں سے نکالی تھی۔ کچھ دور آ کر نویرہ کی سانس بحال ہوئی تھی۔ جہاں تک اس کا علم تھا، کراچی جانے سے پہلے نواز اسی یونیورسٹی میں تھا، پھر جاب چھوڑ کر کراچی چلا گیا تھا۔ واپس آنے پر بھی اس نے دوبارہ یہ جاب جوائن نہیں کی تھی، اپنی اکیڈمی ہی چلا رہا تھا۔ اب ایک دم اس کا یہاں نظر آنا، ایک ہی شہر اور ذرا سے فاصلے پر رہتے ہوئے نہ جانے کتنی بار ان لوگوں سے سامنا ہونا تھا، وہ فکر مند سی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی میں اپنے نئے پروفیسر کے روپ میں نواز فاروق کو دیکھ کر جہاں زرش سمان احمد حیران رہ گئی تھی، وہاں زرش کو پہلی نشست پر براجمان دیکھ کر نواز بھی چونکا تھا۔ دونوں کے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی، مگر دونوں ہی اپنی اپنی حیرت چھپا گئے تھے۔ جہاں نواز فاروق نے 1-2 پل کی حیرانگی کے بعد نارمل ہو کر اپنے تعارف کے بعد کلاس کا تعارف لینا شروع کر دیا تھا، وہیں زرش بھی نارمل سے انداز میں باقی کلاس کی طرح اپنا تعارف کروا گئی تھی۔ زرش نے اول روز سے ہی ساری کلاس کے سامنے ایک ذہین اور خوبصورت اسٹوڈنٹ کے طور پر دھاک بٹھا لی تھی۔ وہ ابھی تک مکمل طور پر ریگولر تھی، اور صرف ریگولر ہی نہ تھی، حاضر جواب اور ذہین بھی تھی۔ نواز نے بھی پہلے دن کے تعارف سے یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ پیریڈ آف ہونے کے بعد زرش لا تعلق نہیں رہ سکی تھی۔ نواز فاروق باہر نکلا تو وہ بھی پیچھے چلی آئی تھی۔ سر کیسے ہیں آپ کی مسز اور سسٹر کیسی ہیں؟
नवाज फारूक उसे देखकर मुस्कुराया था। मैं ठीक हूँ, रोमैसा अक्सर आपको याद करती हैं और हुमैरा भी ठीक है। सुमान कैसे हैं? ठीक हैं वो भी। आपने इतनी दूर एडमिशन क्यों लिया, जबकि कराची में तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, जबकि आपका रिजल्ट भी अच्छा खासा था? पोजीशन थी ना आपकी, सायरा ने बताया था। जी फर्स्ट पोजीशन थी मेरी, बस यहाँ एडमिशन लेना मेरी जिद थी, उसने मुस्कुरा कर कहा तो नवाज फारूक ने बगौर देखा। वो जूं की तूं थी, जरा भी न बदली थी। उसी तरह स्कार्फ सर पर लपेटे, कंधों पर दुपट्टा पहलाए, बड़े बावकार अंदाज में खड़ी थी। जरिश को अभी बगौर देखते नवेरा याद आई तो दिल से एक होक सी उठी। सुमान और आपकी फैमिली ने कुछ कहा नहीं? मेरा ख्याल है आप रिजल्ट आने तक तो इस्लामाबाद में ही थी। नवाज फारूक को सारी मालूमात थी। जरिश हंस दी। जी सुमान के सपोर्ट से ही इधर हूँ। हॉस्टल में है? नहीं, अपना घर है इधर। नवाज को ताज्जुब हुआ। अकेली होती हैं? बज़ाहिर तो अकेली ही होती हूँ, मगर वॉचमैन की फैमिली और एक आया साथ होती हैं। अच्छी बात है। स्टूडेंट के रूप में आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे शहर में हैं, मेहमान हैं हम आप हमारी। अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर कहिएगा। नवाज का अंदाज ऐसा था कि वो खिलखिला कर हंस दी। ऑफ कोर्स सर। उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया था। एक दो मजीद बातों के बाद नवाज फारूक चेयरमैन ऑफिस की तरफ चल दिए तो वो भी मुस्कुराती अपनी क्लास फेलोज की तरफ पलट आई थी। आने वाले 2 दिन में ताहिरा बेगम की तबीयत खराब ही रही थी। नफीसा आपा की फैमिली के अलावा शाइस्ता और उनके अपने बहन भाई की फैमिली आकर आयत कर गई थी। कैसरा आपा ने आने की जहमत तो क्या, एक फ़ोन तक करने गवारा नहीं किया था, और ताहिरा बेगम मुकम्मल तौर पर ढह गई थी। इन 2-3 दिनों में उनकी औलाद हकीकी तौर पर उनकी गमगुसार साबित हुई थी। इस्लामाबाद से उस्मान अहमद भी ताहिरा की तबीयत की खराबी का सुनकर ज़ुबारी और हमजा को लिए अगले दिन ही चला आया था। अभी वो यहीं था। ताहिरा बेगम का बीपी और बुखार नॉर्मल नहीं हो रहा था। ज़ुबारी और फरह हर वक्त उनके सिरहाने बैठी रहती थी। ऐसे आलम में जब उनकी सारी खताओं और गलतियों को माफ़ किए सब इर्द गिर्द थे। सईद अहमद के लाताल्लुक़ी जूं की तूं ही थे। ताहम उन्होंने उनसे बराह रास्त कोई बात न की थी, न उनका बड़े ज़ुल्म से जाने और यूं बीमार हालत में वापस आने पर जताया था। उनके बच्चे इस मामले में उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सब सईद अहमद के रवैये को बदलने से कासिर थे। वो माँ को वापस हर हाल में कबूल कर सकते थे, मगर सईद अहमद क्या करते हैं वो लोग बेयकीन थे। ज़ुबारिया ताहिरा बेगम को दवा खिलाकर उनका बीपी चेक कर उन्हें पुरसुकून रहने और कुछ ना सोचने की ताकीद के करके कमरे से बाहर आई तो लाउंज में सईद अहमद को तन्हा बैठे देखकर रुक गई। रात के 11 बज रहे थे। वो बज़ाहिर टीवी देख रहे थे, मगर जहन कहीं और था। ज़ुबारिया परसों यहाँ आई थी, तब से वो मुसलसल ताहिरा बेगम के पास थी। मेहमानों की वजह से ज़ुबारिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर नोट कर चुकी थी कि सईद अहमद का रवैया ताहिरा बेगम के साथ अभी भी पहली की तरह बरकरार है। बेशक उस्मान अहमद ने अपने माँ बाप की ज़िंदगी को कभी डिस्कस नहीं किया था, सीधा सीधा बातें बताई थी, मगर वो गुज़िश्ता चंद सालों से इस ख़ानदान का हिस्सा थे। ख़ानदान के बहुत से लोगों से बहुत सी बातों का इल्म हो चुका था, और फिर सुमान और जरिश के रिश्ते से लेकर शादी तक जो भी हालात थे वो सामने थे। सईद अहमद और ताहिरा बेगम के दरमियान असल वजह तनाज़ा क्या थी वो लाइल्म तो न थी। अब जबकि फरा और साद के रिश्ते को इशू बनाकर ताहिरा बेगम का घर छोड़कर जाना और अब इस हाल में वापस आना, अपनी सब गलतियों और ख़ताओं को कबूल कर रही थी, तो सब ने खुले दिल का मुजाहिरा करते उनकी सब ख़ताओं को भी भुला दिया था। मगर ताहिरा बेगम अब भी डिप्रेशन में थी। उनका बीपी हुनूस उसी लेवल पर था, और ये कंडीशन किसी तौर पर भी तसल्ली बख्श न थी। उनके करीब रहने पर उन्होंने अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया था कि जहाँ सबके नॉर्मल रवैयों को वो बमुश्किल कबूल कर पा रही हैं, वहीं उनके बीपी शूट कर जाने और हनूस तबीयत की ये खराबी सईद अहमद के रवैये की वजह से भी थी। ज़ुबारिया ने सोचा एक दफ़ा उनसे बात कर लेने में क्या हर्ज है। उनकी औलाद इस मामले में बोलना नहीं चाह रही तो क्या वो भी वक्त गुजरने का इंतज़ार करती रहेंगी? आप सोए नहीं? ज़ुबारिया ताहिरा बेगम के पास ही मुसलसल थी। रात के किसी पहर उनका बीपी शूट कर जाता था तो कोई ना कोई इनके पास होता था। ऐसे में सईद अहमद साथ वाले रूम में थे। सईद अहमद ज़ुबारिया को देखकर शफकत से मुस्कुराए। ये टॉक शो देख रहा था, काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। ज़ुबारिया उनके साथ ही टिक गई तो उन्होंने आवाज़ धीमी कर दी थी। बाकी सब सो गए हैं क्या? उन्होंने पूछा था। जी, फ़रह को अभी कमरे में भेजा है मैंने। मामा को भी अभी दवाई देकर बीपी चेक करके आई हूँ। ज़ुबारिया ने क़ज़दन ताहिरा बेगम का जिक्र किया था। सईद अहमद खामोश रहे। पापा, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो? कुछ देर सोचे ज़ुबारिया ने आखिर हिम्मत कर ही डाली। हाँ बेटा, क्यों, क्या बात है? ज़ुबारिया की यूं हिचकिचाने पर वो मुतवज्जे हुए थे। पापा, क्या ऐसा नहीं हो सकता जहाँ बाकी सब ने मामा को माफ़ कर दिया है, वहाँ आप भी खुले दिल से उन्हें माफ़ कर दे? ये ठीक है मैं ज़ातियात में दखल अंदाजी कर रही हूँ, मगर यही सबके हक़ में बेहतर है। खुसूसन आजकल जो हालात हैं उनमें ये फ़ैसला बहुत अहम है। ज़िंदगी में इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात दानिस्ता या नादानिस्ता। मामा बहुत सी गलतियाँ कर चुकी हैं।
असजद कल आया था। उसकी जुबानी जो हालात सुनने को मिले हैं, ऐसे आलम में मामा डिप्रेशन का शिकार होकर किसी शदीद बीमारी में भी जा सकती हैं। वो अगर गलत थीं तो कुछ लोगों ने उन्हें इस्तेमाल भी तो किया है। और बुरा ना मानिएगा, बाज़ जगहों पर आप भी गलत थे और मुसलसल गलती पर ही रहे। सुबारिया ने हिम्मत करके कह ही दिया था और सईद अहमद लब भींचे सुन रहे थे। मैं आपको मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रही, मगर ये भी सच है, अगर बहुत शुरू में ही आप कैसरा आंटी से मामा के ताल्लुकात ख़त्म करवा देते, अगरचे ये नामुमकिन था, कुछ हद तक कोशिश तो करते, जिस तरह मामा चाहती थी उनको उस तरह हैंडल कर लेते, तो शायद आज जो ये सारी खराबियां हैं ये ना होती, शायद इतनी उलझन ना होती। अगर आपने अपने बच्चों के लिए समझौता किया ही था तो उनकी इस्लाह की भी कोशिश करते। हाँ, मेरी बहुत सी गलतियां हैं बेटा, मगर मैंने कोशिश भी की। जिस बात को आप बहुत आसान कह रही हैं कि कैसरा से ताल्लुकात ताहिरा के ख़त्म करवा देता, तो ऐसा भी करके देखा था। न ताहिरा ने मेरी कोई बात मानी और न कैसरा ने ऐसा कोई हरबा सूदमंद होने दिया। ठीक है, गलतियां मेरी भी हैं, मगर जब कोई ठोकर खाए बगैर समझने की कोशिश ही ना करे तो उसे कोई कैसे समझा सकता है। घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, मगर पानी की तलब उसके अंदर से पैदा होगी जो उसे पानी पीने पर मजबूर करेगी। उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसी तरह ज़बरदस्ती किसी को समझाया नहीं जा सकता। दुरुस्तगी का अमल इंसान के अपने अंदर से उठता है। अगर वो खुद ही दुरुस्त ना होना चाहे तो कोई दूसरा लाख कोशिश कर ले, सब बेकार है बेटा जी। ठीक है, माजी में जो भी हो चुका है उस पर अब बहस बेकार है। जो हो रहा है उसको तो हम अपने अमल से संवार सकते हैं ना। मामा पशेमान है, शायद आपकी तरफ से पेश कदमी की मुंतजिर भी। आपकी औलाद उन्हें माफ़ कर चुकी है, उनके रिश्तेदार उनकी वापसी पर उनके पास चले आए हैं, अब सिर्फ आप हैं। यकीन करें उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो अपनी गलतियों और पशेमानियों के सबब जिस एहसास गुनाह में जकड़ चुकी हैं, उससे सिर्फ आप ही उन्हें निजात दिला सकते हैं। ये आपके लिए हो सकता है एक मुश्किल मरहला हो, मगर वक्त और हालात का यही तकाजा है कि उनके जहनी बोझ को कम करने के लिए आप खुद को उनकी तरफ पेश कदमी करें। वो इस मुकाम पर तो हैं कि आपसे अपनी गुज़िश्ता तमाम गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांग लें, मगर वो इस मुकाम पर नहीं कि अगर आप उनको रिजेक्ट कर दें तो उनका दिलो दिमाग इस बोझ को बर्दाश्त भी कर ले। जुबारी अपनी बात मुकम्मल करके उठ खड़ी हुई थी। फौरौट साथ से हटकर जरिश और सुमान के मामले को सुलझाना है तो आपको खुद से कुछ करना होगा, वरना वो पशेमानी के एहसास से गुनाह में जकड़े जहनी कंडीशन की शिकस्त और कतन तनहा सामना न कर पाएंगी। उन्हें रोने के लिए कंधे, एक हमदर्द की ज़रूरत है जिसके सामने वो इतराफ़े गुनाह कर सकें। जुबारिया कहकर अपने कमरे की तरफ चल दी थी। सईद अहमद सोच के भवन में कितनी देर तक जकड़े रहे थे। उन्होंने अपने दिल की तमाम गहराइयों और जज्बों समेत ताहिरा बेगम को चाहा था, मगर वक्त और हालात ने उनके दिल की ज़मीन को बिल्कुल बंजर कर दिया था। मेरी मोहब्बत और चाहत की फसल तबाह कर डाली थी। और अब वो खामोशी से उठे थे। अपने कमरे की तरफ आते हुए भी किसी गहरी सोच में गरक थे। अपने कमरे में दाखिल हुए तो पहली निगाह बिस्तर पर दराज वजूद पर पड़ी थी। इस वजूद ने कभी उनके दिल को बड़े खूबसूरत अंदाज में धड़कना सिखाया था और उन्होंने बड़ी वफादारी से अपने सब जज्बे उस वजूद को सौंपे थे। मगर क्या हुआ? ताहिरा बेगम दवा लेने के बावजूद जाग रही थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े तो अब नींद भी रात को नहीं आती थी। 2 दिन तो जुबारिया ने उनको नींद की गोली दे दी थी, मगर आज मना कर दिया था कि इस तरह तो वो आदी हो जाएंगी। वो कुदरती नींद लें तो ही उनके हक में बेहतर है। सईद अहमद को कमरे में आते देखकर वो बिस्तर पर उठ बैठी थी। सईद अहमद ताहिरा बेगम को बिस्तर पर बैठे देखकर रुक गए थे। ताहम एक नज़र बगौर देखा। वक्त और हालात ने बहुत कुछ बदल डाला था और इन चंद दिनों ने उनकी सेहत पर भी अच्छा खासा असर डाला था। खासी कमज़ोर हो गई थी। वो सईद अहमद को देखकर सर झुका गई थी। कैसी तबीयत है अब? खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा था और ताहिरा बेगम ने बेपनाह हैरत ज़दा आंखों से अपने मिजाजी खुदा को देखा था। ठीक हूँ, ताहिरा बेगम के लहजे में सदियों की मुसाफत उतर आई थी। वो खुद भी टूट फूट गई थी। सईद अहमद को सामने देखकर जी चाहा के धाड़े मार मार कर रोएं, अपने तमाम गुनाहों का इतराफ़ करें, सब गलतियों को कबूल करें और इस अजीम इंसान से माफ़ी मांगे जो सब कुछ भुलाकर उनका हाल पूछ रहा था। उनके आंसू मुतवातिर उनके रुखसारों पर बहते चले गए थे। सईद अहमद ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया था और ताहिरा बेगम की हालत पर दिली रंज पहुंचा था। ये वापसी का सफ़र था। मुझे माफ़ कर दे, मैं हमेशा से गलत थी और गलती पर जमी रही, मगर खुदा गवाह है आपके घर में आकर सिर्फ आपको दिल में जगह दी, सिर्फ आपकी ही वफादार रही। रोते हुए ये वो इकरार हुआ था जो उन्होंने बरसों के साथ में भी ना किया था और सईद अहमद के दिल पर कोई जैसे भारी सिल गिरा गया था। वो गुमसुम से बिस्तर पर टेक गए थे, जैसे कदमों ने उनकी बोझ को सहारने से इनकार कर दिया हो। वो रोते हुए अपने गुजरे सालों का अहवाल सुना रही थीं। सईद अहमद उस कंडीशन में थे कि जैसे वक्त थम गया हो। खुद में इतनी हिम्मत ना पाते थे कि हाथ बढ़ाकर उस रोती बिलकती शरीके हयात के आंसू समेट लें।
कि जिसने सिवाय दुख के उन्हें और कुछ न दिया था। मगर वो तो शशुपंज में पड़ गए थे। ये झुकी झुकी आंखें, ये रुका रुका लहजा, टूटता हुआ फिक्रा, गर्द में अटी पलकें, धूप में तपा चेहरा, सर झुकाए आया है एक उम्र का भोला। दिल हजार कहता है हाथ थाम लूं उसका, चूम लूं ये पेशानी, लौटने न दूं तन्हा। कोई दिल से कहता है सारे लफ्ज झूठे हैं, एतबार मत करना, एतबार मत करना। और सईद अहमद ने बहुत आहिस्तगी से उनका हाथ थामा था। एतबार तो करना ही था, मगर अंदाज दिलासा देने वाला था। और ताहिरा बेगम को लगा कि वो सारी जिंदगी की खुशियां हार कर ये बाजी जीत गई हैं। मुसब को बुखार था। पिछले 2 दिन से जरिश ने अमजद को फोन करके डॉक्टर को बुलवा लिया था। वो चेक करके दवा दे गया था, मगर मजीद 2 दिन भी गुजर गए तो उसका बुखार नहीं उतर रहा था। नवेरा तो एक तरफ, जरिश भी परेशान हो गई थी। इतवार यूनिवर्सिटी से ऑफ था। दोनों का इरादा मुसब को हॉस्पिटल ले जाने का था। मुसलसल उसकी तबीयत खराब ही हो रही थी। डॉक्टर का भी मशवरा था कि उसे अस्पताल ले जाएं। नवेरा के लिए ये बात किसी अफ्तार से कम न थी। जरिश अमजद के साथ ही उसे लेकर डॉक्टर के अस्पताल में ले आई थी। नवेरा तो गुमसुम सी थी, वो खुद ही डॉक्टर से मिलती रही थी। डॉक्टर ने मुसब को अस्पताल में दाखिल कर लिया था और उसे रात तक अस्पताल में ही रखने का कहा था। इस दौरान अगर तबीयत संभल गई तो फिर घर जाने की इजाज़त दे देंगे, वरना फिर कल तक रुकना पड़ेगा। रात तक भी उसकी तबीयत ठीक न हुई तो वो दोनों परेशान हो गई थी। जरिश ने घर से वॉचमैन की बीवी को भी बुलवा लिया था। चाइल्ड वार्ड में वो दोनों अकेली नहीं रह सकती थी। बेशक अमजद साथ था, उसको सुमान की तरफ से भी धड़का था। वो कल दोपहर से अस्पताल में थी। बेशक मोबाइल उसके पास था। अगर उस रोज सुमान अचानक बगैर बताए घर आ गया तो हकीकत वो खुद ही जानती थी। सुमान के नज़दीक नवेरा एक आया ही थी। उसे सुमान की खफगी का भी डर था। बेशक उसने सुमान को कायल कर लिया था, मगर जाते जाते वो कह गया था कि इस तरह आइंदा किसी पर रहम खाने से परहेज करे। मुलाजमत की आड़ में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। खुदा 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 करके रात गुजरी तो जरिश ने शुक्र का सांस लिया था। वो सारी रात नहीं सोई थी। जरिश का थकन से बुरा हाल हो रहा था, मगर नवेरा को इस हालत में अकेले छोड़कर घर जाने और फिर यूनिवर्सिटी जाने को भी दिल नहीं चाह रहा था। नवेरा जरिश को अपने साथ इस तरह ख्वार होते देखकर परेशान सी हुई थी। उसके दिल में जरिश की कदर मंजिलत एकदम बढ़ी थी। महज शनासाई का ही तो रिश्ता था, मगर वो अपनों से बढ़कर साबित हो रही थी। तुम घर चली जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मुलाजमा इधर ही है। अमजद के साथ चली जाओ, फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना होगा। 12 बजे तक डॉक्टर्स विजिट करने आएंगे तो बात करूंगी कि डिस्चार्ज कर दें। इस वक्त ये खासा बेहतर है, मगर आप अकेली रह जाएंगी। कोई बात नहीं, मुलाजमा तो है ना। तुम अमजद को खाना देकर भेज देना, फोन पर राब्ता रखना। ठीक है। और हाँ, अस्पताल में सब अदायगी मैं करवा चुकी हूँ। जब डॉक्टर्स डिस्चार्ज दें तो कॉल कर लीजिएगा। मैं यूनिवर्सिटी से सीधी इधर ही आ जाऊंगी। दवा वगैरह की फिक्र न कीजिएगा। अमजद को मैंने रकम दे दी है, वो खुद ही सब देख लेगा। नवेरा ने उस छोटी सी पुरएतमाद लड़की को देखा। रकम मेरे पास थी जरिश, कोई बात नहीं। आप और मैं अलग तो नहीं। बड़ी बहन कहा है जब आपको, तो फिर हर तरह का हक रखती हैं आप मुझ पर। बेगानों वाली बातें ना किया करें। इस रकम को संभाल कर रखें, क्योंकि कभी न कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। इस वक्त आप दोनों मुकम्मल तौर पर मेरी जिम्मेदारी हैं। नवेरा ने एक गहरा सांस लिया। ओके, मैं चलती हूँ अमजद के साथ। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए खाना दे जाऊंगी, परेशान नहीं हूँ। वो उनके गले लगकर और कॉट में लेटे मुसब के गाल पर बोसा देकर वहां से निकल गई थी। 12 बजे डॉक्टर विजिट पर आया तो उसने मुसब को चेक करके दवा लिख दी थी। मुसब पहले से बहुत बेहतर था, अब तो खिलखिला भी रहा था, वरना कल तो बिल्कुल मुरझा सा गया था। जरिश यूनिवर्सिटी जाने से पहले खुद अमजद की हमरा आकर खाना दे गई थी। डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज करते करते भी 2 बजा दिए थे। नवेरा ने जरिश को फोन करके बता दिया था। जरिश सीधी यूनिवर्सिटी से आई थी। मुलाजमा ने सामान उठा लिया था उसने मुसब को, जबकि नवेरा उसकी बुक्स उसके थामे उसके साथ थी। कल की निस्बत वो बहुत पुरसकून थी, वरना मुसब के बुखार ने दहला कर रख दिया था। मुलाजमा और जरिश की गाड़ी में बैठे नवेरा भी बैठने लगी तो अचानक याद आया कि वो मुसब की दवाइयों वाला शॉपर जो अमजद ने अभी खरीद कर लॉकर से लाकर उसे थमाया था, वो वहीं कॉट के करीब छोड़ आई थी। ओह, उसने सर पर हाथ मारा। क्या हुआ? अमजद ने जो भी दवाइयां लाकर दी हैं वो मैं उधर ही छोड़ आई हूँ। तुम लोग ठहरो, मैं शॉपर लेकर अभी आई। इससे पहले कि जरिश उसे रोकती और मुलाजमा को भेजती, वो खुद ही तेजी से अंदर चली गई। वो शॉपर लेकर तेज कदमों से वापस पलटी थी। सीढ़ियां उतरते वो किसी से टकराते टकराते बची थी। दवाइयों वाला शॉपर उसके हाथ से गिर गया था। उफ, अंधे हो क्या? कुफ्त का शिकार होते उसकी नजर जैसे ही सामने वाले पर पड़ी थी, उसका सांस खुश्क हो गया था। शारिक जुमान और नवाज फारूक को देखकर वो सरद से पीछे हटी थी। उसने चेहरा बेशक चादर में लपेटा हुआ था, मगर उन दोनों ने एक पल में उसे पहचाना था। नवेरा!
और नवेरा उनकी तरफ देखे बगैर दोनों को धकेलते बिजली की रफ्तार से भागी थी। दोनों चंद पल को कुछ समझ न सकेंगे थे। शारिक, पकड़ो नवेरा को। जब तक नवाज संभला था, नवेरा काफी दूर जा चुकी थी। नवाज फारूक की आवाज और कदमों की धमक उसे अपने पीछे सुनाई दे रही थी। गाड़ी चलाओ, जल्दी करो। अमजद उसे भाग कर आते और उसके पीछे भागते मर्द को देखकर तो पहले ही अंदाजा लगा चुका था। फौरन गाड़ी तेजी से वहां से निकाली थी, जबकि जरिश हैरानगी से नवेरा की इस हवास बाख्तगी को देख रही थी। जब तक वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करते, उनकी गाड़ी रोड क्रॉस कर गई थी। ये आज फिर उसी लड़की के साथ थी। ओए डैम इट! शारिक जुमान का बुरा हाल था। उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारे थे। गाड़ी में नवेरा के अलावा और भी अफराद थे ना? फारूक नवाज का उसका चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाया था, मगर अंदाजा लगाया था। हाँ, 3 या 4 थे। शारिक जुमान का बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर गुजरे। 2 दिन पहले नबीला भाभी ने फोन करके बताया था कि नवेरा की कॉल आई है। वो इसी शहर और इसी इलाके में थी, मगर कहाँ? ऐसे कौन लोग हैं जिनको नवेरा जानती है और हम लाइल हैं? हर जगह तो देख चुके हैं। वो तन्हा नहीं है, पूरी फैमिली के साथ है। ये नवाज का अंदाज था। वो आज खालदा बेगम की आयत को इधर आया था। नवेरा की मुसलसल गैर हाजिरी ने उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर डाला था। नबील उन्हें कल ही इधर लेकर आया था। वो ऊपर वाले पोर्शन में एडमिट थी। वो इधर क्या करने आई थी? शारिक जुमान की बेबसी अब टेंशन में बदलने लगी थी। कहीं उसे खालदा चच्ची की बीमारी का इल्म तो नहीं हो गया? नवाज का अंदाज पुरसोच था। हो सकता है, मगर उसके हाथ से कोई चीज सीढ़ियों पर गिरी थी ना? हाँ, गाड़ी वापस करो। अब सड़कों पर तो वो मिलने से रही। देखते हैं क्या गिरा है। अगर अब वहीं पड़ा रहा तो। शारिक ने गाड़ी वापस मोड़ ली। सीढ़ियों पर आकर देखा तो दवा वाला शॉपर था। ये तो दवाइयां हैं, कहीं मुसब भी तो साथ नहीं था उसके? नवाज के अंदाजे पर शारिक ने बड़ी बेचारगी से उसे देखा। हो सकता है ये किसी और का भी गिरा हो। नहीं, ये नवेरा के हाथ से ही गिरा था। अब दवाओं पर तहकीक करने का कोई फायदा नहीं। चलो चची जान का पता कर लें। नवाज के कहने पर उसने शॉपर एक तरफ उछाल दिया था। अगर वो इस अस्पताल में खड़ी थी तो यकीनन किसी के साथ आई होगी, या खुद किसी सिलसिले में। बीमार कौन हो सकता है? थोड़ी देर चची के पास बैठकर वो रिसेप्शन पर आ गया था। आज और कल की डेट की मालूमात लेते हुए भी उसे कोई खातिर ख्वाह नतीजा हासिल न हुआ था। नवेरा के नाम से या मुसब के नाम से कोई भी एडमिट न था। अलबत्ता मिसेस जरेश सुमान अहमद का नाम कल की डेट में एडमिट होने वालों की लिस्ट में ज़रूर था, और सुबह से अब तक सिर्फ एक ही मरीज डिस्चार्ज हुआ था और वो यही नाम था। एड्रेस वगैरह नहीं था और ना ही कोई राब्ता नंबर दिया गया था। हल्की फुल्की बीमारी थी जो शायद एक दिन में ही फारिग हो गए थे वो लोग। मजीद मालूमात उससे न मिल सकी थी, सिवाय उसके कि उसके अस्पताल की फीस एडवांस में अदा की गई थी। ये दूसरा मौका था जब नवेरा उसकी दस्तरस में आकर निकल गई थी। नवेरा घर आकर बहुत परेशान थी। हैरान तो मुलाजमा भी हुई थी, मगर उसे सूरत हाल का अंदाजा नहीं था, जबकि जरिश चंद पल में ही समझ गई थी कि ये लोग कौन हो सकते हैं। अमजद ने कुछ नहीं पूछा था। वो मुलाजिम था, जब मालिक को ही परवाह न थी तो वो क्यों फंसता? दवा वहीं गिर गई थी, अमजद ने नई ला कर दी थी। जरिश उसे मुसलसल तसल्लियां देती रही थी, मगर जाने क्यों नवेरा को लग रहा था कि इस शहर में और इसी इलाके में रहते हुए वो उन लोगों की पहुंच में कभी भी जा सकती है। आज के वाक़े ने उसे सख्त परेशान कर दिया था। उसका जहन सिर्फ एक ही हल ढूंढ रहा था कि वो इस शहर से कहीं दूर चली जाए, मगर कहाँ? जरिश इतनी अच्छी थी, मगर सारी दुनिया अच्छी नहीं होती। मसले तो इसी तरह दरपेश रहते हैं, कभी क्या कभी क्या। वो छुपकर कहीं बैठ नहीं सकती थी और घर से बाहर निकलना भी मुहाल था। क्या सोच रही हैं? वो अपनी सोचों में गुम मुसब को गोद में लिए गुमसुम सी थी कि जरिश रात के इस पहर चाय का मग लिए चली आई थी। वो नवेरा के साथ ही उसके रूम में सोती थी। अपने घर की और बात थी, मगर इस शहर में इतने बड़े घर में मुलाजमों के आसरे अकेले कमरे में सोना बड़ा खौफ आता था। चाय का मग उसे थमा कर वो खुद भी साथ बैठ गई थी। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना चली जाऊँ मैं यहाँ से किसी और शहर में। क्या? जरिश की आवाज़ चीख से मुशाबे थी। नवेरा खौफ सी हो गई। आप मुझे छोड़कर कहीं और जाने का कह रही हैं? क्यों? वो एकदम नाराजगी से पूछ रही थी। नवेरा मुस्कुरा दी। देखो, इसके बिना कोई और चारा भी नहीं। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। 100 मसाइल हैं मेरे साथ। मैं घर की 4 दीवारी में मुक़ीद होकर नहीं बैठ सकती। बाहर अक्सर निकलना पड़ेगा। अपने लिए न सही, अपने बच्चे के लिए ही सही। एक ही इलाके और एक ही शहर में रहती हुए उन लोगों से न जाने कितनी बार सामना हो, और हर बार खुशकिस्मती से मैं बच नहीं पाऊंगी। इससे पहले कि अब जिंदगी में ऐसा कोई और लम्हा आए, मैं ये शहर ही छोड़ दूंगी। तो किधर जाएंगी नवेरा आपी? ये दुनिया बड़ी सफाक है। एक तन्हा औरत इस मौसम में नहीं रह सकती। मुझे ही ले लें। मेरे साथ सुमान की मुसलसल सपोर्ट है। ये घर, मुलाजिम, हर चीज़ है, मगर फिर भी मैं इधर तन्हा हूँ। यहाँ आकर पढ़ना मेरी जिद थी। आपके साथ तो कोई भी नहीं होगा, कैसे रह पाएंगी? वो नवेरा के इस ख्याल पर परेशान हुई थी। कहीं भी, किसी हॉस्टल या किसी वुमेन रिहायशी इदारों में मुझे भी जगह मिल ही जाएगी। जरिश बस खामोशी से उसे देखे गई। आपको एक बात कहूँ,
कुछ देर सोचने के बाद अचानक जरिश ने कहा तो आराम से बिस्तर पर मुसब को लेटाकर खुद भी साथ लेटते उसने जरिश को देखा। इस वीकेंड पर सुमान नहीं आए, हो सकता है अगले हफ्ते वो आए तो जाहिर है मैं घर जाऊंगी। मेरे साथ आप भी कराची चलिएगा, मेरी मामा बहुत अच्छी हैं। यकीन करें हमारे घर में आपको बिल्कुल एक बेटी वाला माहौल मिलेगा। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। मेरी शादी के बाद मामा पापा तनहा से हो गए हैं। अगर आप उनके साथ रहेंगी तो उन लोगों को भी कंपनी मिल जाएगी। क्या ख्याल है मेरी ऑफर के बारे में? आखिर में उसने मुस्कुराकर हैरान सी नवीरा का चेहरा देखा था। तुम्हारे मामा पापा को एतराज तो नहीं करेंगे? मुझे कबूल कर लेंगे? वो उठ बैठी थी। जरिश हंस दी। मैं छोटे मोटे लोगों को न मुंह लगाती हूँ न उन पर एतमाद करती हूँ। जो मेरे दिल को छू जाए वही लोग मेरी जिंदगी में शामिल होते हैं, और मामा पापा मेरी इस आदत को अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें यही बताएंगे जो सुमान को कह चुकी हूँ। बस मामा को कह दूंगी कि आप लोग तन्हा थे, इसीलिए आपके पास आपको छोड़कर जा रही हूँ। उससे बैठे बैठे प्लान बनाया। और सुमान, उन्होंने इतराज किया तो उनको मैं हैंडल कर लूंगी। उसने पल में सारा मामला समेट दिया था। आप बेफिक्र होकर वहां जाने की तैयारी करें। थैंक यू सो मच जरिश। मोस्ट वेलकम। उसने शौकी से कॉलर्स खड़े किए थे और नवेरा हंसती चली गई थी। वो किचन का काम मुकम्मल करके सब दरवाजे चेक करते जैसे ही रजा के कमरे के पास पहुंची, अंदर से धीमे सुरों में आती उस आवाज ने उसे सिटक जाने पर मजबूर कर दिया था। रजा के गुज़िश्ता रवैयों के बायस उसने उसके सामने आना छोड़ दिया था। जब से नवेरा घर छोड़कर गई थी रजा यकसर बदला हुआ था। हर वक्त गुमसुम चुपचाप, जरूरत पर भी वो हंसा बोला करता था। उसे इल्म हुआ था कि वो नवाज के हमरा शारिक के घर गया था। शारिक ने उस पर हाथ उठाया था। उसे शारिक से माफ़ी मांगी थी और उसके दिन के बाद से वो तो सिर्फ कमरे में बंद हो गया था। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, वो समरा था या बिगड़ा था रिमशा अंदाजा न कर पाई थी। उसने जरा सा दरवाजे पर हाथ रखा तो वो कुछ खुल गया था। रजा ने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। वो जरा सा झांक रही थी। रजा को मुतवज्जे देखकर फौरन पीछे हटी। सुनो। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करके भाग जाती, इस पुकार ने उसके पाँव में जंजीर डाल दी थी। वो हैरत से पलटी। एक कप चाय बना दूंगी? अंदाज पूछने वाला था। रिमशा ने हैरत से उसे देखा। बहुत बड़ी तब्दीली थी उसमें, यानी हुक्म देने के बजाय पूछ रहा था। उसने अंदाज सर हिला दिया। वो जिस दिन से हमीद साहब ने उसे डांटा था, सब में उठना बैठना छोड़ गया था। खाना पीना सब कमरे में होता था। रेमशा तो उसकी मंगनी के बाद से रहने वाले रवैये की वजह से उसके सामने आना छोड़ चुकी थी। आज भी ना जाने कैसे सब लॉक्स चेक करते कमरे में झांकने की गलती कर ली थी। ये तब्दीली किस नौयत की थी वो समझने से कासिर थी। एक कप चाय बनाकर उसके कमरे में आई तो वो सीडी प्लेयर ऑफ करके आंखें मूंदे कुर्सी की पोस्ट से सर टिकाए कनपट्टियों को दोनों हाथों से मसल रहा था। चाय। आंखें खोलकर उसके हाथ से कप लेते एक नज़र उसे भी देखा। हल्के टी पिंक सूट में वो अपने खूबसूरत सरापे समेत निगाहों के सामने थी। बैठो। वो चाय का मग देकर जा रही थी। इतनी नरमी से होने वाली ऑफर पर वो हैरत से साकित हुई थी। बैठ जाओ। उसे हैरानगी से खड़े देखकर उसने सामने वाली चेयर की तरफ इशारा किया था। रेमशा को ताज्जुब हुआ। रात के इस पहर वो उसे अपने कमरे में बैठने की ऑफर कर रहा था। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? चाय पीते हुए सवाल किया गया था। उसने रिमशा को और ज्यादा ताज्जुब का शिकार किया था। वैसे ही जैसे तुम हो। वो अपने यूं रोके जाने और सवाल किए जाने पर कुछ उलझी बैठी थी। जवाब भी वैसे ही दिया। और नवेरा कैसे लगती हैं? वैसे ही जैसी वो हैं। इन सवालों से मतलब? उसने अपना वही अंदाज अपनाया था। रजा के चेहरे पर मुबहम से मुस्कुराहट रेंग कर गायब हो गई थी। मोहब्बत करती हो मुझसे? रिमशा इन सवालों पर खासी उलझ गई थी। नहीं। वही साफ उखड़ा उखड़ा लहजा था। रजा खुलकर मुस्कुराया था। यही पूछना था। उसने अपने साबका कड़वेपन से कहा तो वो खामोश रहा। चलती हूँ मैं। वो उठने लगी थी। बैठो अभी, तुमसे मैंने बहुत सी बातें करनी है। वो हकीकतन उलझ गई थी। फारिग नहीं हूँ मैं, नींद आ रही है तो मैं इधर यूं ही डोर चेक करने आ गई थी। उखड़े लहजे में उसने अपनी आमद की भी वजाहत कर दी थी। मोहब्बत नहीं तो नफरत करती हो मुझसे? वो अपने उसी अंदाज में पूछ रहा था। इन सवालों का मतलब जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अगर कभी सीएसएस का इम्तिहान देने जाऊँ तो आसानी रहेगी। दिल जलाने की तो रजा ने कसर न छोड़ी थी। तो फिर पहले मोहब्बत में पीएचडी कर लो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। बड़े कड़वे लहजे में कहा गया था। वो फिर हंस दिया। वो तो मैं नवेरा से इश्क करके कर चुका हूँ। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारी, अपनी नहीं। रिमशा का जी चाहा कि कोई चीज़ उठाकर अपने सर पर मार ले कि इतने दिनों बाद उसका सामना करने की गलती ही क्यों कर ली थी। नवेरा को इस मुकाम पर पहुंचाकर भी सुकून नहीं है तुम्हें? तुम जैसा बेजमीर शख्स नहीं देखा मैंने। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको यूं बर्बाद और ख्वार नहीं किया जाता। अजीब इंसान हो तुम। वो सामने रखी कुर्सी पर तनव्वुर से बैठी कह रही थी।
رضا نے کپ خالی کرکے اس کی طرف بڑھایا۔ رمشا نے کپ تھامنے کو ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر رضا نے کپ تھمانے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ رمشا کو لگا اسے کرنٹ نے چھو لیا ہو گویا۔ بہت خوبصورت ہاتھ ہیں تمہارے۔ دوسرے ہاتھ سے کپ زمین پر رکھتے وہ تعریف کر رہا تھا۔ رمشا نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر رضا نے گرفت سخت کر لی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اسے افسوس ہوا وہ رات کے اس پہر اس شخص کے کمرے میں آئی کیوں تھی۔ اگر آ ہی گئی تھی تو رک کیوں گئی تھی؟ نہ جانے کیا ارادے تھے اس شخص کے۔ تمہارے ہاتھوں کی تعریف کی ہے، اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے بھلا؟ کتنا معصوم انداز تھا، وہ جل کر رہ گئی۔ نہ جانے آج اس کو ہو کیا گیا تھا۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، دبا دوگی؟ ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے وہ کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ اتنی دیر اس کے پاس رہنے کا اسے اس وقت پہلی بار احساس ہوا۔ ہرگز نہیں۔ اس سے سختی سے کہتے ہاتھ چھڑانا چاہا تھا، مگر گرفت بہت مضبوط تھی۔ رضا کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اگر نہ چھوڑوں تو میں شور مچا دوں گی۔ پھپھو اور انکل کو اس کمرے میں پہنچنے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ وہ غصے سے چیخی تھی اور وہ ہنس دیا تھا۔ چلو پھر شور مچاؤ۔ گرفت اور مضبوط کرتے اس نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہا تو وہ روحانسی ہو گئی۔ رضا بڑی بے بسی سے اسے پکارا تھا۔ سر دباؤ گی یا نہیں؟ میں اب بھی وہی رمشا ہوں جس سے تم بلا کی نفرت کرتے تھے، بدل نہیں گئی۔ غصے سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتے وہ پھنکاری تھی۔ تم نویرا بن جاؤ، رمشا کو گولی مارو۔ بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھتے وہ کہہ رہا تھا۔ رضا سر دباؤ گی یا نہیں؟ عجیب ضدی انداز تھا۔ نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ضدی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ساری رات ادھر ہی رہو۔ کیا دھمکی تھی! وہ شزدر سی رہ گئی۔ رمشا نے بھونا کر اسے دیکھا اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ رضا نے ایک دم گرفت چھوڑی تو وہ سرد سے اٹھ کر دروازے تک گئی تھی۔ پوری جنگلی ہو تم! اپنے ہاتھ پر ابھرنے والے خون کی بوندیں دیکھتے ہوئے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تھی، اگر آئندہ ایسی بدتمیزی کی تو تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔ رمشا جاوید کو اتنا کمزور نہ سمجھو۔ میں تمہاری کوئی زرخرید غلام نہیں ہوں جو تمہارے موڈ کے تابع بن جاؤ۔ میرے ساتھ آئندہ ایسی گھٹیا اور اوٹ پٹانگ حرکت کرنے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ تنفر سے گویا تھی۔ رضا نے بڑے ریلیکس انداز میں اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم شاید بدل گئی ہو، سوچا تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مگر کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم 100 سال بھی نلی میں رہے، باہر نکالیں تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ ایسا تضحیق آمیز انداز تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک سلگ اٹھی تھی۔ شٹ اپ! وہ ایک دم آؤٹ ہوئی تھی۔ اتنی پرفیکٹ مثال تم جیسوں کے ہی منہ سے سجتی ہے، وہ بھی اپنے لیے۔ بہت زبردست خود شناسی ہے تمہاری، جو نویرا جیسی اعلیٰ سوچ کی مالک لڑکی کو برباد کر گئی۔ وہ کسی کتے کے دم سے کم تو نہیں۔ اب سلگنے کی باری رضا کی تھی۔ شٹ اپ! اتنی تکلیف کیوں؟ حقیقت کا سامنا کرو رضا حمید، کب تک فرار چاہو گے؟ تم نے تو میری باتوں یا میری نفرت میں نویرا کو برباد ہی نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تمہارے اندر کا وہ گھٹیا شخص تھا جس نے موقع تلاش کیا تھا اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ مگر افسوس، نویرا نے تمہارے منہ پر تھوک دیا۔ اس کی زندگی برباد کر کے بھی تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اتنے گھٹیا اور گھناؤنے کردار کے مالک ہو تم کہ تم سے محبت تو ایک طرف، میں نفرت کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی تمہیں۔ وہ شزدر سا کھڑا رہ گیا تھا۔ کتنے سخت الفاظ تھے، کتنے صاف اور واضح الفاظ میں اس کی ذات کو رکیت گئی تھی۔ میں تو صرف دھمکیاں دیتی تھی، تم نے میاں بیوی کے درمیان شک کا بیج بویا۔ نویرا کو اس مقام پر آنے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، نویرا اگر واپس آ گئی بھی تو بھی وہ شرق سے علیحدہ کبھی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے علیحدہ ہی ہونا ہوتا تو وہ یہ فرار کیوں اختیار کرتی؟ تم جس آس پر یہ سارا گیم کھیل رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں کوئی سمجھتا نہیں؟ رضا حمید، تم اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں سمجھ سکے جتنا میں تمہیں سمجھ چکی ہوں اور تمہارے ماں باپ سمجھ سکے ہیں۔ نواز بھائی کے کہنے پر محض دنیا زاری کے لیے شارق بھائی سے معافی مانگ لینا۔ ان کی جگہ میں ہوتی تو تمہیں شوٹ کرنے میں ایک پل نہ لگاتی۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ محبت کو یوں رسوا نہیں کرتے، یوں چھینتے نہیں ہیں۔ خدا جانے تمہاری محبت کی یہ کون سی قسم ہے، کیسا جنون اور عشق ہے۔ وہ دروازے میں کھڑی بڑی بدلحاظی سے اسے آئینہ دکھا رہی تھی اور وہ لب بھینچے اسے سننے پر مجبور تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے! وہ ایک دم پھنکارا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری شکل دیکھنے کا، لعنت بھیجتی ہوں میں تم جیسے انسان پر۔ وہ اس سے بھی زیادہ آتش فشاں تھی۔ رمشا! وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی تھی اور رضا نے بڑے غصے سے دروازہ بند کیا تھا۔ دوبارہ کرسی پر گرتے اس سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ رمشا اسے کتنا کچھ سنا گئی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے الفاظ کی نفی ہی کر دیتا۔ وہ کچھ ایسی ہی اپنی نظروں سے بھی گر گیا تھا، مگر وہ کس سے کہتا؟ اگلے 3-4 دن بڑی تیزی سے گزرے تھے۔ اس کی سمان سے بات نہیں ہوئی تو پھر وہ انہی احساسات کا شکار ہوتی چلی گئی۔ انہی چند دنوں میں اس نے جب بھی رابطہ کیا خود ہی کیا تھا، سمان نے کال نہیں کی تھی، اور اس کے کال کرنے پر بھی بڑا سرسری سے انداز ہوتا تھا، محض جیسے اخلاقیات نبھا رہا ہو۔
سمان بدل رہا تھا، اس کے اندر یہ احساس شدت سے اختیار کرتا جا رہا تھا۔ سمان نے اسے ہر سہولت مہیا کر دی تھی، مگر اپنی محبت اور توجہ کے بادل سمیٹ لیے تھے، اور یہ شکایت سمان سے کرنا چاہتی تھی مگر ہمت کہاں تھی۔ رات اس کی سمان سے بات ہوئی تھی، اس نے جب کراچی چکر لگانے کا پروگرام بنایا تو سمان نے صاف کہہ دیا کہ اس کے پاس لاہور چکر لگانے کا ٹائم نہیں۔ وہ امجد کو کہہ دے گا وہ ٹکٹیں دے گا، وہ خود ہی آ جائے یا پھر وہ علی کو بھیج دے گا اس کے ساتھ آ جائے۔ سمان کے اس رویے نے اسے مزید ہرٹ کیا تھا۔ اس نے امجد کو کہہ دیا تھا کہ ٹکٹس لا دے۔ وہ نویرہ کو بھی تیار رہنے کا کہہ کر خود یونیورسٹی آ گئی تھی، مگر سارا وقت ذہن الجھا رہا تھا۔ سمان احمد ایسا کیوں کر رہا تھا، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ غائب دماغی سے سرنواز فاروق کی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج دل اتنا خراب ہو رہا تھا کہ کسی چیز میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، حتیٰ کہ لیکچرز میں بھی۔ سرنواز فاروق نے کئی بار ٹھہر کر اسے دیکھا تھا، مگر وہ ہر بار فائل پر پینسل سے الٹی سیدھی لائنیں کھینچتی دکھائی دی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ تو کہنا چاہا مگر پھر بعد میں بات کرنے پر ٹال گئے۔ سرنواز فاروق بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے جب کمرے میں موبائل کی بیپ سنائی دینے لگی۔ انہوں نے ناگواری سے کلاس کی جانب دیکھا۔ لیکچر کے دوران انہیں موبائل کی ٹون بہت بری لگتی تھی۔ وہ خود بھی اپنا موبائل آف رکھتے تھے اور اسٹوڈنٹس کو بھی تاکید کر دی تھی، مگر آج موبائل کی ٹون سن کر حاضرین پر نگاہ ڈالی۔ زرش بڑی شرمندہ ہوئی تھی۔ اپنی الجھن میں وہ موبائل آف کرنا بھول گئی تھی۔ بیگ سے موبائل نکال کر اس نے آف کرنا چاہا، مگر تایا کے گھر سے کال آتے دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ یہ لوگ کبھی بلا وجہ کال نہیں کرتے تھے۔ مس زرش، آپ باہر چلی جائیں پلیز۔ اس معاملے میں نواز فاروق بہت اصول پرست تھا۔ زرش کو بڑی سبکی کا احساس ہوا۔ تیزی سے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگا لیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے فائل اور دیگر چیزیں سمیٹتے وہ اٹھنے کو تھی۔ زرش، میں فرح بول رہی ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں بولو۔ فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ سارے پیپرز بکھر گئے تھے۔ ساری کلاس متوجہ تھی۔ سر نواز اس کے باہر چلے جانے کے منتظر تھے۔ وہ کوفت کا شکار ہوئی، جو کر وہ کاغذ سمیٹ رہی تھی۔ زرش، سمان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ایمرجنسی میں ہیں، بہت خراب کنڈیشن ہے ان کی، کوئی بھی مجھے ان کے پاس لے کر نہیں جا رہا، فرح روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ کیا؟ زرش وہیں ساکت سی ہو گئی تھی۔ ہاتھ پہ پیپر سمیٹے وہ کھڑی ہوئی تھی جب ایک دم لڑکھڑا گئی۔ ہاتھ سے پیپرز پھر گر گئے۔ اس کی آواز ایک دم اتنی اونچی ہو گئی کہ ساری کلاس نے سنا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا ہوا سمان کو؟ وہ اب ارد گرد کا خیال کیے بغیر ایک دم چیخی تھی۔ سمان کے نام پر سر نواز فاروق فوراً قریب آئے تھے۔ زرش، دعا کرو انہیں کچھ نہ ہو، وہ ایمرجنسی میں ہیں، مجھے اور امی کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا، تم دعا کرو۔ زرش کو لگا زمین و آسمان گھوم گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، ساتھ بیٹھی لڑکیوں نے فوراً اسے تھام کر واپس اس کی کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ موبائل نیچے گرنے کو تھا۔ نواز فاروق نے فوراً اس کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ میں نے علی کو بھیجا ہے، وہ لاہور بس پہنچنے والا ہوگا، تم آ جاؤ۔ صبح ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر کوئی واضح صورتحال نہیں بتا رہا۔ نواز نے موبائل آف کرتے ایک لڑکے کو روم کا دروازہ بند کرنے اور کسی دوسرے کو پانی لانے کا کہا تھا۔ سر، یہ تو بے ہوش ہو چکی ہیں۔ انیقہ نے بڑی تشویش سے دیکھا۔ ساری کلاس ارد گرد اکٹھی ہو گئی تھی۔ آپ لوگ باہر چلے جائیں، یہ رش ختم کریں پلیز۔ نواز فاروق کے کہنے پر وہ سب ایک ایک کرتے نکل گئے۔ صرف ایک دو لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ 2-3 منٹ بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ پہلے تو وہ خالی اس ذہن اطراف میں دیکھتی رہی اور پھر ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ زرش، بی بریف، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، کس قسم کی کال تھی، یہ کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ سر نواز فاروق پوچھ رہے تھے۔ سمان نام ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا اور نواز فاروق گمسم سے رہ گئے تھے۔ یہ بات کسی عظیم سہانے سے کم نہ تھی۔ بہت خراب طبیعت ہے ان کی سر، فرح کہہ رہی تھی کہ ایمرجنسی میں ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا سر تو۔ اتنے اجنبیوں میں صرف ایک ہی تو شناسہ تھا اور نواز فاروق اسے دلاسے میں کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ نواز فاروق اسے گھر چھوڑنے آئے تو باہر سے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ نویرہ اسے یوں آتے دیکھ کر چونکی تھی، پھر ساری صورتحال جان کر بڑے غمزدہ ہوئی۔ تم دعا کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اس نے دلاسا دیا۔ ٹکٹس پہلے ہی کنفرم تھیں۔ کچھ دیر میں علی آ گیا تو اس کے کندھے سے لگ کر خوب روئی۔ میں اسپتال سے ہی آ رہا ہوں، صبح وہ آفس کے لیے نکلے تھے جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، چچا جان نے تمہیں لانے کو کہا تھا، وہ مسلسل بے ہوش ہے۔ تو مجھے بہلا تو نہیں رہے؟ پہلے فرح کی کال اور اب ماما پاپا کو اسے یوں بلوا لینا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی اور بات تو نہیں؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہاں چند چوٹیں شدید ہیں، مگر تم خود چچا جان سے بات کر لو، یہ لو میں کال ملا لیتا ہوں۔ اس کی مسلسل گری و زاری پر اس نے کال ملائی۔ ماما پاپا اور تایا ابو سے بات کر کے اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ایکسیڈنٹ سامنے والی گاڑی کی غلطی سے ہوا تھا۔ سمان کو سینے اور سر پر چوٹیں لگی تھیں۔ سر کی چوٹ کی وجہ سے وہ مسلسل بے ہوش تھا، تاہم ڈاکٹرز ہوش میں آ جانے کی تسلی دے رہے تھے۔
इस परेशानी के आलम में नवेरा हकीकतन उसकी हमदर्द और गमख्वार साबित हुई थी। मामा पापा की भरपूर तसल्ली के बावजूद दिल की बेचैनी उसी तरह बरकरार थी। अलिस उसके साथ नवेरा को भी जाते देखकर चौंका तो था, मगर उससे ज्यादा सवाल जवाब करने से इतराज बढ़ता था। अगले 2 घंटों में वो कराची अस्पताल में थे। नवेरा उसके साथ ही आई थी। मामा पापा को वहीं खड़े देखकर वो फिर जज्बाती हुई। कैसे हैं वो? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उसी वक्त तकरीबन वहां सभी थे। मामा के गले लगते ही पहला सवाल यही किया था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हालत है। नॉर्मल चोटें थी, सिर्फ सर की चोट शदीद थी, इसीलिए होश नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले ही होश आया है, इस वक्त वो ऑब्जर्वेशन में है। किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं। बस ग्लास डोर से देख लो। मामा ने उसे तसल्ली दी थी। ग्लास डोर के करीब ताहिरा बेगम खड़ी थी। जरिश उनको देखकर रुक गई। ये वो औरत थी जिसने अपनी औलाद को भी अपनी नफरत के दायरे में शामिल कर लिया था, और आज उनके बहते आंसू जरिश के अंदर किसी भी किस्म के एहसास को न जगा सके थे, बल्कि उनको देखकर गुजरे लम्हों की अजियत और तकलीफ दो चंद हो गई थी। वो ग्लास डोर से देखकर वापस आ गई थी। नवेरा मुसलसल तसल्लियां दे रही थी। उसने अली से कहकर नवेरा को घर भिजवा दिया था। बच्चे के साथ वो यहाँ कहाँ ख्वार होती फिरती। चंद घंटों के बाद सुमान को होश आया तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर्स ने अच्छी तरह चेकअप के बाद मिलने की इजाजत दे दी। सब एक एक करके अंदर जाते और बाहर आते रहे, मगर वो अपनी जगह से ना हिले। शाम तक उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया तो सबके लड़ते दिलों को एक सुकून मिल गया था कि अब खतरे वाली कोई बात न रही थी। रात को सिर्फ 1-2 को ठहरने की इजाजत थी। बाकी लोग पुरसुकून होकर घर जाने के मामले पर बहस और तकरार कर रहे थे कि यहाँ कौन रुकेगा। वजह बहस ये बात बनी हुई थी, मैं और जरिश इधर ही रुकेंगे, बाकी सब घर चले जाएं। ये सईद अहमद थे, उन्होंने कहा। सबने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि सुमान के होश में आने के बावजूद जरिश उसके सामने नहीं गई थी। जरिश तब भी खामोश रही थी। ताहिरा बेगम ने रुकने की जिद की तो सईद अहमद ने घर चले जाने का कहकर बात खत्म कर दी थी। तुम सुमान से नहीं मिली? वो बेंच पर बैठी न जाने किन सोचों में गुम थी कि सबके चले जाने पर वहां खामोशी सी छा गई थी। राहदारी में बेंच पर बैठी सईद अहमद के पूछने पर चौंकी। वो दवाओं के जेर असर गुनूदगी में है, जाओ कमरे में चली जाओ। यहाँ राहदारी में कब तक बैठी रहोगी? मैं डॉक्टर से मिल लूँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, चंद दिनों में ही जख्म मंदमल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जाओ बेटा, शाबाश, परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला अच्छा करेंगे। उसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से तसल्ली देते वो आगे बढ़ गए तो वो खामोशी से उठकर कमरे में चली आई थी। सुमान दुआओं की वजह से नींद में था। वो आकर कुर्सी पर टिक गई। सुबह से अब तक भूखी बैठी वो कितने आंसू बहा चुकी थी। सुमान के होश में आने के बाद सबने मुतमईन होकर कुछ ना कुछ खाया था। उससे भी कहते रहे, मगर हलक से एक लुकमा तक ना उतरा था, और अब उसकी आंखें फिर बहने लगी। अगर इस हादसे में वाकई सुमान को कुछ हो जाता तो? इस तस्वुर ने उसके वजूद को सर्द कर दिया था। सईद अहमद बाहर ही रहे थे और उसकी सारी रात कुर्सी पर बैठे आंखों में गुजर गई थी। कमरे में दूसरा बेड मौजूद था, मगर वो अपनी जगह से हिली तक न थे। फजर के करीब सईद अहमद नमाज अदा करके कमरे में आए तो इसे इस हालत में बैठे देखकर चौंके थे। जरिश बेटा, बेड पर लेट कर सो जाओ। आप लेट जाए, मैं इधर ही ठीक हूँ। वो कुछ पल उसे देखते रहे और फिर गहरी सांस लेकर पलटे। वो खामोशी से बिस्तर पर जाकर दराज हो गए थे। कल सारा दिन की थकन और परेशानी, फिर रात का जागना, वो लम्हों में गाफिल हो गए थे। वो कुर्सी पर बैठी बिस्तर के किनारे से टिकाए आंखें मूंदी हुई थी। जब सुमान अहमद ने आंखें खोल कर देखा तो निगाह उसके चेहरे पर एक पल को साकित हुई थी। होश में आने के बाद सुमान अहमद ने बज़ाहिर किसी से दरियाफ्त नहीं किया था, मगर उसका इंतजार दिलो निगाह को रहा था, और फिर गुनूदगी में डूबे जहन ने ज्यादा कुछ सोचने भी ना दिया था। और अब तो वो सामने थी। सुमान अहमद बगैर जुम्बिश किए बस उसे देखता रहा। बंद पलकों का साया रुखसार की सुर्खी पर एक अजब बहार दिखा रहा था। इस वक्त वो हमेशा से ज्यादा दिलकश और हसीन लग रही थी। सुमान ने हाथ को जुम्बिश दी तो जरिश एकदम आंखें खोलकर सीधी हुई। आप उठ गए? कैसी तबीयत है अब आपकी? चेहरे और लहजे में बेपनाह तफक्कुर समेटे वो पूछ रही थी। सुमान ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर लब दांतों तले दबाकर सिर्फ गर्दन हिला दी। निगाह जरिश से होती कमरे में मौजूद दूसरे बिस्तर पर लेटे सईद अहमद की तरफ गई। वक्त क्या हुआ है? सुमान ने कमरे के माहौल से वक्त का अंदाजा लगाने की कोशिश करते उससे पूछा। सुबह के 6 बज रहे हैं। अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखते उसने वक्त बताया। ओह, इतनी देर गाफिल रहा हूँ। बाकी लोग इधर ही हैं या घर चले गए? और तुम कब आई? सब लोग घर चले गए थे रात को ही। मैं कल 2 बजे दोपहर यहाँ आई थी, अली लेने आया था। अब कैसे महसूस कर रहे हैं आप? पता नहीं क्यों गुज़िश्ता चंद दिनों से सुमान अहमद के रवैये और अंदाज में इस कदर संजीदगी दर आई थी कि वो इस वक्त चाहने के बावजूद बेतकल्लुफ न हो पा रही थी। बेहतर हूँ, जवाब बड़ा इख्तिसार लिए हुए था। जरिश ने लब दांतों तले दबा लिया। दिल तो पहले ही गुदास हो रहा था। सुमान के इस अंदाज ने उसे मजीद रंजीदा कर दिया तो आंखों में आंसू दर आए। आप नाराज हैं मुझसे? इतने दिनों से दिल में मचलता सवाल आखिरकार लबों पर आ ही गया था। पलकें बंद कर तो सुमान चौंक कर मुतवज्जे हुआ।
اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اب رخساروں پر بہ رہے تھے۔ کیوں؟ وہی سنجیدہ انداز تھا۔ زرش کو مزید رونا آیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیوں ناراض ہیں، مگر آپ کا رویہ بدل رہا ہے۔ جب سے آپ کراچی آئے ہیں ایک بار بھی خود سے رابطہ نہ کیا۔ جب بھی کال کی میں نے کی، اتنا سنجیدہ روکھا پھیکا انداز، اور اب… سمان احمد نے چند پل اسے دیکھا، بغیر تردید یا تصدیق کے یہ پلکیں موند لی تھیں۔ سمان کے اس انداز نے زرش کو نئے سرے سے اذیت سے دوچار کر دیا، اور وہ گم سم سی ہو کر رہ گئی۔ سمان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر سمان کی حالت کا خیال کرتے وہ لب بھینچ کر بیٹھی رہی۔ دن کے معمولات شروع ہوئے تو تایا ابو اٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد طاہرہ بیگم اور علی ناشتہ لے کر آئے تو زرش طاہرہ بیگم کو وہاں موجود دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ تایا ابو، علی، سمان اور طاہرہ بیگم ایک فیملی کی طرح تھے۔ بڑے عرصے بعد زرش نے ایسا ماحول دیکھا تو اسے اپنا آپ غیر ضروری سا محسوس ہوا۔ باہر آ کر اس نے گھر کال کر کے ماما کو ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا۔ سمان احمد کی طبیعت اب بہتر تھی۔ ڈاکٹرز نے رات کو بھی اطمینان دلایا تھا، اور اب طاہرہ بیگم کی موجودگی میں رکنے کا کوئی جواز بھی نہ رہا تھا۔ زرش، تم یہاں کیوں آ گئی؟ ناشتہ تو کر لیتی۔ وہ راہداری میں کھڑی تھی، جب علی چلا آیا تو وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ میں گھر جا رہی ہوں، وہیں جا کر ناشتہ کر لوں گی۔ ماما کو فون کیا ہے، ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ سمان بھائی سے کوئی بات ہوئی؟ علی نے زرش کا چہرہ بغور دیکھا، وہاں بڑی پریشانی درج تھی۔ ہاں، صبح بات ہوئی تھی، حال چال دریافت کیا تھا۔ پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا وہی انداز تھا۔ علی کو فکر ہوئی مگر پوچھ نہ سکا۔ کچھ دیر میں ڈرائیور آ گیا تو وہ علی کو خدا حافظ کہتے گھر چلی گئی۔